न्यूटन और उनके द्वारा दिया गया वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में फिर हम न्यूटोनियन पैराडाइम भी कहते हैं, का हमारे वर्तमान की सोशल साइंसेस पे, जिनको सोशल साइंसेस कहा गया, इवन साइंस की डिफरेंट स्ट्रीम्स जो डेवलप हुई बाद में, चाहे वो जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मतलब जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ हमारे सब्जेक्टों का, अलग अलग सब्जेक्ट बने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जीवन को देखें, मानव के शरीर को देखें, तो ये एक ही शरीर है, पर बॉटनी इसका कुछ और पढ़ती है, केमिस्ट्री इसमें कुछ और देखती है, फिज़िक्स इसको कुछ और तरीके से विचित्र करती है, और सोशियोलॉजी इस मानव के शरीर के व्यवहार को अलग तरीके से देखती है, और पॉलिटी अलग तरीके से, और इकोनॉमिक्स अलग तरीके से पढ़ती है। तो ये सब साइकोलॉजी भी एक अलग माध्यम से जो देखती है। तो ये एक अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कोर्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब को डेवलप करने में न्यूटोनियन पैराडाइम की बड़ी भूमिका है। हमारे बहुत से छात्र भाई जो कि अभी यंग हैं, शायद सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, बताना ही चाहते हैं आपको कि जब कोई विज्ञान की कोई बड़ी फंडामेंटल डिस्कवरी होती है, तो उसके जो बेसिक प्रीमाइसेस हैं, उससे समाज के अन्य स्ट्रीम में भी जो जो साइंस है या इंक्वायरी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीडिएवल पीरियड में जब रिलीजियस एथिक्स यूरोप में ज़्यादा डेवलप थे, तो उस रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग का इम्पैक्ट वहाँ की जो सो कॉल्ड साइंस रही होगी उस पर भी, और वहाँ की जो सोशल अंडरस्टैंडिंग रही होगी उस पर भी पड़ता है। तो मतलब मानव का जो मानव को एक दुनिया को अंडरस्टैंड करने का जो बेसिक प्रमाइस है, वो विशेषकर न्यूटन के समय में उसके ग्रेविटेशंस के लॉ ने दिया, जिसने कि उससे पहले की जो जितनी भी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनको उखाड़ कर फेंक दिया। और इससे साथ साथ रीने डेकार्ट ने भी उससे पहले एक मेथड दे करके, डिडक्टिव और एक्सेजिसिस के थ्रू, मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड करके निष्कर्षात्मक विधि के माध्यम से वैज्ञानिक विधि को आगे बढ़ाया। तो इन दोनों के विचार मिलकर फिर से न्यूटोनियन पैराडाइम और ज़्यादा सशक्त हुआ, और उसी पैराडाइम पे चल करके जो है, जो सब्सिक्वेंटली जो ये अगस्त काम्टे और इस तरह के जो लोग आए, जिन्होंने समाज के अध्ययन को भी वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की, इसको पॉजिटिविज्म कहा गया है ना। और पॉलिटिक्स भी हमारा साइंस में परिवर्तित हो गया, साइंस भी कंपार्टमेंटलाइज हो गई, जो कि आज हम देखते हैं जितनी भी नई डिस्कवरी साइंसेज में आ रही है, नोबेल पुरस्कार के लिए आ रही है, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में, फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में, मतलब अंतर विषयी के बीच में वो सच्चाई मिल रही है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस भी अंतर विषयी है। पर विषयों को इतना ज़्यादा उनकी बाउंड्री को मजबूत बना दिया गया न्यूटोनियन पैराडाइम में आकर के, कि हम रियलिटी से ये पैराडाइम्स ग्रेजुअली दूर होने लगा। और 20वीं शताब्दी में जब ये क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई, और न्यूटन के जो स्टेबल नियम थे उनसे अलग एक डिस्टेबल एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा, या एवर चेंजिंग एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा, वहाँ से फिर ये इसकी जो हिजीमनी थी वो टूटी। हमारे पॉल साइंस में जो ये बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, या स्टेट जो एक बेसिक यूनिट है जो कि देशों के साथ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, वो आपस में बैलेंस मेंटेन करेगी। ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी पूरी एक यूनिट वो है, यूनिवर्स है, उसके अंदर जो सेल है वो एग्जिस्ट करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे या कॉपरेट करेंगे। या मानव जो है बाई नेचर जो है रैशनल है, जो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रमाइस है, उसको लेकर के पूरी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया जाएगा। व्यक्ति जो एक एंटिटी है जो कि समाज में रहती है, उसको यूनिट बना करके पूरे समाज के व्यक्ति के विवेक को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया जाएगा। ये सारे विषय कुछ ना कुछ आपस में समानताएं रखते हैं। पर फिर क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद इसमें चेंज आया। हमारे सोशल साइंसेज में हम देखें, कम्युनिकेशन अप्रोच सामने आई, जो कि साइबरनेटिक्स अप्रोच नॉर्बर्ट वीनर वाली आगे आती है, और वो फिर इक्विलिब्रियम के बजाय डिसइक्विलिब्रियम, या जिसको बाद में फीडबैक मैकेनिज्म में भी विश्वास करते हैं, जो कि टारगेट को चेंजिंग मानते हैं, ना कि सेट मानते हैं, रियलिटी को चेंजिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर रियलिटी के थोड़ा पास आ सकता है। बिल्कुल रियलिटी में से थोड़ा बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग रियलिटी की डेवलप हो सकती है। तो न्यूटन के जब जब डिस्कवरी सामने आती है, तो वो लोगों को इंस्पायर करती है अलग अलग विषयों में ये समझने के लिए कि हर एक चीज़ का कोई कॉज और कोई इफेक्ट होता है।
तो वो मानव के प्रत्येक व्यवहार को कॉज और इफेक्ट के हिसाब से रिड्यूस करके, डिड्यूस करके इंडक्टिव मेथड पे चल पड़े और हर एक विषय पे फैक्ट इकट्ठे करने की एक रेस लगी और उस विषय स्पेसिफिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड से मतलब इफेक्ट, कॉज इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने का प्रयास हुआ। उन नए विषयों को जन्म दिया। पर ग्रेजुअली 20वीं शताब्दी में अब हम इससे बाहर आ रहे हैं, जब मोर कॉम्प्लेक्स साइंसेज भी आ रही है, तो हमारी समाजशास्त्र की टर्मिनोलॉजी भी समाजशास्त्र, पॉल साइंस, ये सब टर्मिनोलॉजी ग्रेजुअली चेंज हो रही है और मानव की जो इंटरकनेक्टेड जो एग्जिस्टेंस है मानव का, उसके प्रति अब हमारी ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जो कि इसकी भौतिकी में उसकी डिस्कवरी थी, उसने किस तरह से एक बेसिस फाउंडेशन खड़ी कर दी, जो कि बाद में ना केवल साइंसेज की स्पेशलाइजेशन बल्कि सोशल साइंसेज में वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ता है। पर ग्रेजुअली ऐसे हर एक पैराडाइम, खुन कहते हैं या कोई और विद्वान कहते हैं, पैराडाइम जब अपने पीक पे पहुंच जाता है तो उसके बाद थ्योरी और प्रैक्टिस में जो है गैप शुरू हो जाता है और वहीं से फिर एक नए पैराडाइम शिफ्ट की जो है फिर एक व्यवस्था खड़ी होती है। थैंक यू।